हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लघु बीजाणु जनन एवं परागकण की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसके पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं छत्रपाल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं नागार्जुन कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 3। तो आज हम लोगों को मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर पढ़ाई करनी है। पहला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ पोरेन ग्रेन्स यानी कि परागकण की संरचना, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद का विकास, चौथा है जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ग्रेन्स यानी कि परागकण का अंकुरण। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इन चारों पॉइंट्स को हम लोग आज पुस्तक के माध्यम से समझेंगे और कुछ डायग्राम्स के माध्यम से। लघु बीजाणु जनन, आवृत्त बीजियों मतलब जान रहे हैं जिनमें बीज चोल पाया जाएगा में लघु बीजाणु का विकास यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। इसके विकास के समय प्रत्येक एंथरपाली के हाइपोडर्मल स्तर की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा उनका कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है। अब इन्हें क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल इनिशियल्स के नाम से जानते हैं। ये कोशिकाएं सर्वप्रथम परिणित विभाजन यानी कि पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा विभाजित होकर के बाहर की ओर पेराइटल कोशिकाएं तथा अंदर की ओर प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाओं यानी कि प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनियस सेल का निर्माण करती हैं। तो इन सब के बारे में हम लोगों को चित्र के माध्यम से पढ़ना है। तो आगे चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यह एक पराग कोश है। इस पराग कोश को हम लोगों को कलिका अवस्था में कल्पना करना है। यह क्या है? मान लीजिए कि कलिका अवस्था में है, जब वहां पे परागकण नहीं बने हुए हैं, उस अवस्था में हम लोगों को इसको कल्पना करना है। तब देखेंगे कि यहां पे परागकण आखिर बनते कैसे हैं। तो इसके बाह्य खोल को, इसका जो खोल होता है उसको हम लोग जब आवर्धित करके देखेंगे तो मध्य में हम लोग को नजर आता है हाइपोडर्मल लेयर। हाइपोडर्मल लेयर, इसी हाइपोडर्मल लेयर में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं आकार में क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। अब उन्हें क्या कहा जाता है? आर्कीस्पोरियल इनिशियल्स के नाम से जाना जाता है। अब ये आर्कीस्पोरियल इनिशियल्स कोशिकाएं बाहर की ओर तथा अंदर की ओर कुछ कोशिकाओं को जन्म देती हैं। बाहर की ओर जो कोशिकाएं बनती हैं उनको हम लोग पेराइटल सेल के नाम से जानते हैं तथा अंदर की ओर जो कोशिकाएं बनती हैं उनको प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल के नाम से जानते हैं, यानी कि प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं के नाम से। अब जो बाहर की ओर पेराइटल सेल बनती हैं वो बहुत सारी स्तर बना लेती हैं, अपना बहुत सारा लेयर बना लेती हैं और लास्ट में जो सबसे बाहर की ओर जो लेयर बनता है उसको हम लोग एपिडर्मिस या बाह्य चर्म के नाम से जानते हैं। उसी तरह से माइक्रोस्पोरोजिनियस सेल यानी कि प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनियस सेल क्या करती है? अंदर की ओर बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं, जिनमें से कुछ कोशिकाएं क्या बनाती हैं? एंडोथीसियम को बनाती हैं और कुछ कोशिकाएं आइसोलेट हो जाती हैं यानी कि पृथककृत हो जाती हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका को जन्म देती हैं। यही लघु बीजाणु मातृ कोशिका आगे चल करके परागकण का निर्माण करती हैं। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। मान लीजिए कि यह क्या है? अब माइक्रोस्पोर मदर सेल है यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जो कि किस अवस्था में है? अभी द्विगुणित अवस्था में है। याद रखना, इसका नाभिक क्या है? द्विगुणित है। नाभिक द्विगुणित है मतलब इसका न्यूक्लियस द्विगुणित है। जब न्यूक्लियस एन होता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं। और ये क्या है? डिप्लॉइड है। तो किसी नाभिक में एन होगा तो हैप्लॉइड और 2n होगा तो डिप्लॉइड। बट यदि किसी कोशिका में 2 ठो एन है यानी 2 नाभिक है, मान के चलिए, एक एन अलग एक एन अलग, तो इसे हम लोग द्विगुणित नहीं बोलेंगे। ये इंडिविजुअल हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड कहलाएगा। इसका वैल्यू क्या है आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है? इसका मियोसिस होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है आप लोगों को मालूम है? जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं? अगुणित हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये अगुणित हो गई विभाजित होकर के, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानेंगे? माइक्रोस्पोर डॉटर सेल के नाम से जानेंगे, यानी लघु बीजाणु पुत्री कोशिका के नाम से जानेंगे। अब आगे यही समसूत्री विभाजन द्वारा
अब यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा, यानी जो बनने वाली संतति है वो अपने मातृ कोशिका के समान होगी, यानी एन है तो ये भी एन एन है। तो इनमें क्या होता है, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है और 4 माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। अभी ये माइक्रोस्पोर्स पोलन नहीं बने हैं, इनका क्या होना बाकी है अभी, मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस यानी कि कयांतरण। जब इनका कयांतरण हो जाता है तब ये माइक्रोस्पोरेंजियम में बदल जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में अभी तक नाभिक क्या होता है, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होता है। आगे चल करके उसका समसूत्री विभाजन होता है, यानी इस नाभिक का समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन। फिर यह क्या करता है, 2 एन बना लेता है, यानी कि 2 नाभिक यहां पे बन जाते हैं। अब जान रहे हैं कि यहां पे जो पोलेन है उनमें क्या 2 एन पाए जा रहे हैं, अलग अलग हैप्लॉइड हैप्लॉइड नाभिक। ये जर्मपोर, हर परागकण में क्या होता है, एक जर्मपोर होता है, उसके बारे में आप आगे अभी समझने वाले हैं। तो इस जर्मपोर से क्या होता है, पोलेन ट्यूब निकलता है। अब इसी पोलेन ट्यूब के माध्यम से ये नाभिक और ये नाभिक दोनों कहां जाते हैं, बीजांड के माइक्रोपाइलर सिरे में प्रवेश करके पहला नाभिक एग सेल से मिलकर के भ्रूण का निर्माण करता है और दूसरा नाभिक 2n यानी कि पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर के 3n बना लेता है और एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इसके बारे में भी आप लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। यदि जो नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसके पिछले वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से परागकण का निर्माण कहां होता है, एंथर पाली में होता है। तो आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार से यहां पे परागकण बनते हैं। अब आगे लघु बीजाणु जनन के प्रकार, मतलब कि ये कितने टाइप से होता है उसको आप लोग को समझना है। पहला है उत्तरोत्तर प्रकार और दूसरा है समक्षणिक या युगपत प्रकार, यानी कि पहला सक्सेसिव टाइप और दूसरा सिमुल्टेनियस टाइप। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर यह है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है उनसे जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उन स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स की संख्या में यहाँ पे अंतर होता है। जो सक्सेसिव टाइप है उसमें 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, लेकिन जो सिमिल्टेनियस टाइप है उसमें कितने, 3 माइक्रोस्पोर्स लास्ट में बनते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा अदर टाइप है उसमें किसी भी प्रकार से हो जाता है और उसमें माइक्रोस्पोर्स की संख्या 3 या 4 में से कोई भी हो सकती है, जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि पहला टेट्राहेड्रल है, दूसरा समद्विपार्श है, तीसरा डिक सेट है और टी आकार का और रैखिक, इस टाइप से होता है। इसी में आंख की पॉलिनिया भी आती है, आंख यानी कि मदार। अगला है परागकण की संरचना। परागकण की संरचना में आप देख पा रहे होंगे कि यह जो परागकण है उसका ऊपरी सिरा क्या कहलाता है, एक्साइन कहलाता है यानी कि बाह्यचोल, और इंटाइन यानी कि अंतःचोल। एक्साइन बाह्यचोल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और इंटाइन यानी कि अंतःचोल सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको पता है कि पादप कोशिकाएं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, और एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इस चीज को याद रखना है। और उनमें किसका स्टोर होता है, ग्लाइकोजन का। तो जो इसका इंटाइन होता है वो कोमल होता है और एक्साइन जो होता है वो क्या रहता है, बहुत ही कठोर रहता है, क्योंकि ये काइटिन का बना होता है। इसी में कहीं कहीं पे जर्मपोर पाए जाते हैं। यदि एक बीजपत्री होता है तो उसमें केवल 1 जर्मपोर पाए जाते हैं, और यदि 2 बीजपत्री होता है तो उसमें 2 से 3 जर्मपोर पाए जाते हैं। इसी जर्मपोर से क्या निकलते हैं, पोलन ट्यूब निकलते हैं और बीजांड के माइक्रोपाइलर सिरे में प्रवेश करके निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो अगुणित होती है और यह आगे चल करके विभाजित होकर के 2 न्यूक्लियस में बढ़ जाते हैं। अंदर में साइटोप्लाज्मा पाया जाता है। तो ये किस प्रकार से इसका विभाजन होता है उसे हम लोग नर युग्मकोद्भिद के विकास के पॉइंट में पढ़ेंगे। तो आप उसे इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे जो परागकण होता है उसका साइटोप्लाज्मा गाढ़ा हो जाता है और फिर ये जो अगुणित नाभिक होता है वो धीरे धीरे डिवाइड होना चालू हो जाता है और डिवाइड होने के बाद फाइनली वो क्या हो जाता है, 2 नाभिकों में बढ़ जाता है। इन्हें हम लोग मेल गैमीट यानी कि नर युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। यही आगे चल करके निषेचन को
पूरा करते हैं। आप लोगों ने परागकण की संरचना को तो देख लिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पराग कोष का स्फुटन कैसे होता है, जिससे कि परागकण निकलेंगे और वर्तिकाग्र पर जाकर के क्या करेंगे, अंकुरण होंगे। तो जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, मध्य स्तर व टेपिटम काफी पहले ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे परागकोश की भित्ति में केवल एपिडर्मिस व एंडोथीसियम रह जाते हैं। तो इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इनमें 3 लेयर होते हैं, बाहर की ओर पेराइटल कोशिका का, अंदर की ओर प्राइमरी माइक्रोस्पोरेजिनस सेल और बीच में हाइपोडर्मल लेयर, इसी को मध्य स्तर कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि मध्य स्तर पूरी तरह से लुप्त हो जाए रहते हैं और इनकी जितनी भी अंदर की ओर और तथा बाहर की ओर पेराइटल कोशिका और प्राइमरी माइक्रोस्पोरेजिनस सेल होती हैं वो भी विलुप्त हो जाए रहती हैं। बचा केवल रहता है बाहर की ओर एपिडर्मिस तथा अंदर की ओर एंडोथीसियम। अब होता यह है कि एंडोथीसियम में जो उपस्थित जल रहता है वह क्या हो जाता है, पूरी तरह से सूख जाता है और ये अंदर की ओर सिकुड़ने लगती है, जिससे बाहर एपिडर्मिस की ओर स्टोमियम की ओर क्या होती है, दबाव पड़ती है और यह फूट जाता है। इस प्रकार से परागकण बाहर निकल जाते हैं और ये इसमें इसका स्फुटन एक दरार के बनने से होता है। वो दरारें कैसी बनती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिट्स, मतलब कि अनुदैर्ध्य दरारें इनमें होती है। अगला हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे कोई भी परागकण होता है तो उसका सबसे पहले कैसा केंद्रक होता है, अगुणित हैप्लॉइड केंद्रक होता है, जो कि समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों को बनाता है। उसमें से एक जो केंद्रक होता है या एक जो नाभिक होता है उसे जर्मिनेटिव और एक को वेजिटेटिव न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। एक जर्मिनेटिव जो होता है वो क्या करता है, एक सेल से मिल करके भ्रूण को निर्माण करता है और जो वेजिटेटिव होता है वो 2n यानी पोलर न्यूक्लियाई से मिल करके 3n यानी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पराग कोश का अंकुरण उनके पराग कोष्ठों या माइक्रोस्पोरेंजियम में स्वतंत्र होने के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। विभाजन के पूर्व परागकण कोशिका का केंद्रक परागकण की भित्ति के समीप जाकर समसूत्री विभाजन की सहायता से 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। यानी कि स्पष्ट किया जा चुका है यहाँ कि जो नाभिक होगा हैप्लॉइड नाभिक, वो समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या हो जाएगा, 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा। अब आगे क्या होता है, इसका इस परागकण का अंकुरण होता है। तो यहाँ तक अभी इसका अंकुरण नहीं हुआ, यहाँ से अंकुरण होना चालू हो गया है। तो अंकुरण कब होगा, जब कोई भी परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा और वहां का जो तरल पदार्थ होता है सक्रिय घोल के समान, उसमें वह अंकुरित होने लगता है। परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, परागकण वर्तिकाग्र पर उपस्थित सक्रिय तरल पदार्थ को शोषित करके फूल जाते हैं और अपना अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। जिस प्रकार से एक चने को हम लोग पानी में डुबाते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है और उसमें से अंकुरण होने प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार से ये परागकण भी अंकुरित होना प्रारंभ कर देते हैं वर्तिकाग्र पर। सर्वप्रथम अंतःचोल मतलब कि इंटाइन बाह्यचोल एक्साइन में स्थित एक जनन छिद्र, जिसे जर्मपुर कहते हैं, से एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। अधिकतर पौधों में परागकण से एक पराग नलिका का ही निर्माण होता है, परंतु कुछ पौधों में एक से अधिक पराग नलिका भी बन जाती है। यानी कि जिनमें एक से अधिक पराग नलिका भी बन जाती है वैसे पादप कौन कौन से हैं, मालवेसी कुल व कुकुरबिटेसी कुल के पादप। मालवेसी में जैसे हिबिस्कस और भिंडी ये सब आते हैं, तथा कुकुरबिटेसी में कद्दू, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सभी किस में आते हैं, कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों ने चारों पॉइंट को डिटेल से पढ़ा। कौन कौन से पॉइंट को, पहला माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और चौथा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बीजांड की संरचना और मादा युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।